हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रेनिक भंडारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक के आपको ज़रूर देखना है, बिकॉज इस वीडियो के अंत में भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, दैट इज़ रिगार्डिंग द लेसन्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। और आज का जो लेसन है वो बेसिकली ऐसा होने वाला है जो आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को बदल सकता है। तो क्या है वो लेसन, उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक के बने रहिए। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अपोलोजाइज कि अगर आज थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ी सी कमी रहे हो सकती है, बिकॉज कल आफ्टर फुल डे ऑफ ऑफिस आवर एंटायर टीम वॉज ऑन द ग्राउंड, वी वेर हैविंग सम फन, बट उसकी थकान हो गई है। एंड वी डिसाइडेड कि वी विल स्टिल कंटिन्यू विद दिस सेक्शन डिस्पाइट दिस। सो हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स यहाँ पे हमेशा 100% ही रहेंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि कोई 100% ऐसे ही एफर्ट्स कंटिन्यूसली देखकर आपके पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करे, तो आप हमारे investyadnya.in इस वेबसाइट पर जा करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वी फील नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू सब्सक्राइब टू आवर पोर्टफोलियोज़, बिकॉज अगले हफ्ते हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ का रीबैलेंसिंग होने वाला है। सो सून वी विल बी मेकिंग सम चेंजेस। तो अगर आप वो नए पोर्टफोलियोज़ भी देखना चाहते हो तो आप अभी इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ द कूपन कोड फ्रीडम to get up to 60% discount on all our model portfolio subscription. So please do visit our website www.investchetna.in। ग्लोबल इकोनॉमी में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल ईवी सेल्स अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 9% से बढ़ती हुई नजर आई है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। टोटल ईवी सेल्स जो हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल्स हुआ है इन जुलाई, दैट वाज अराउंड 1.85 मिलियन यूनिट्स, यानी कि लगभग 18.5 लाख यूनिट्स यहाँ पे सेल हुई है। और सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो यूरोपियन सेगमेंट से आया है, डिस्पाइट ऑफसेट, मतलब जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन से और चाइनीज़ रीजन है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और चाइना दोनों ही जगह पे डिक्लाइन हुआ है। बट यूरोप का जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है उसके वजह से ब्लेंडेड ग्रोथ वाज अराउंड 9%। ईवी स्पेसिफिक ग्रोथ अगर हम यूरोपियन मार्केट की देखें तो दैट वाज 33%। 4.5 लाख यूनिट्स यहाँ पे यूरोप में अकेले ही सेल हुए हैं। यहाँ पे मेजर ग्रोथ जहाँ पे आई है, दोज इकोनॉमीज इंक्लूड फ्रांस जहाँ पे 81% का ग्रोथ आया, जर्मनी अगेन वेरी डोमिनेंट रीजन, वहाँ पे भी 46% का ईवी ग्रोथ आया है। एंड यूनाइटेड किंगडम में भी 43% का ग्रोथ हमने देखा है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। चाइनीज़ की बात करें, चाइनीज़ डिमांड की बात करें तो दैट डिमांड हैज़ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड। सो टोटल ईवी सेल्स हैव ड्रॉप्ड by 5% year on year in China. This is the biggest market. So 9.8 लाख यूनिट्स के सेल्स हुए हैं डिस्पाइट दिस 5% डिक्लाइन। सो डिक्लाइन में एक मेजर रीज़न ये भी था कि हाइब्रिड्स पे ज़्यादा फोकस हुआ है चाइनीज़ मार्केट्स में। दैट इज़ वाई जो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है। चाइना से जो एक्सपोर्ट्स है लेकिन हालांकि वो काफ़ी बड़े हैं। 5 लाख यूनिट्स हैव बीन exported in this particular month from the Chinese players. So यहाँ पे BYD जैसी जो कंपनीज है वो काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली इन द यूरोजोन। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे सेल्स 27% से गिरती हुई नज़र आई है टू 1,40,000 यूनिट्स। सो इसमें यूएस के जो सब्सिडीज़ वहाँ पे मिल रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट कुछ वहाँ पे दिए जा रहे थे, वो एक्सपायर हो गए। एंड उसके बाद ये जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव साइड पे इफ़ेक्ट है डिमांड का, बिकॉज अगेन द प्राइस कंपैरिजंस, जैसे हमने इंडिया में भी देखा है कि अगर ईवी के पॉलिसीज़ में अगर कुछ सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट आता है तो डिमांड पे भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। सो यही उल्टा हुआ है, बिकॉज पॉलिसीज हैव एक्सपायर्ड, टैक्स क्रेडिट्स हैव एक्सपायर्ड, सो नॉर्थ अमेरिका स्पेशली इन यूएस द सेल्स हैव गॉन डाउन।
बाकी अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, सो दिस इज़ अ स्मॉलर मार्केट, लेकिन दिस मार्केट हैज़ ऑलमोस्ट डबल 2,80,000 यूनिट्स विद अ 97% ग्रोथ, राइट। 97% का ग्रोथ मिला है इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्शन। सो यहाँ पे वाई टी डी ई वी सेल्स की भी अगर हम बात करें, सो जैन टू जुलाई 2026 द नंबर हैज़ बिन 11.5 मिलियन यूनिट्स विद अ 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के। सो इंडिया का जुलाई 2026 का जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। द गैप हैज़ बिन वाइडनिंग। सो व्हाट इज दिस गैप? जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, जो और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो उसका जो डेफिसिट है, यानी कि हम ज़्यादा जो इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज आर ट्रेड डेफिसिट, राइट। सो जो गैप रहा है दैट हैज़ बिन 31.9 बिलियन डॉलर्स, राइट। 31.9 बिलियन डॉलर्स का इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रहा है एज कंपेयर टू 27.88 बिलियन डॉलर्स इन जुलाई 2025। सो एक्सपेक्टेशंस वर लार्जली अराउंड दिस नंबर की 30.5 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा स्लाइटली इससे भी ज़्यादा है ये। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स में 17.5% का ग्रोथ देखने को मिला है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि 76.22 बिलियन डॉलर्स का ग्रोथ यहाँ पे इंपोर्ट साइड पे हुआ है। वहीं एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बढ़े हैं एंड एट अ फास्टर पेस। 19.6% से हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। 44 बिलियन डॉलर्स का ग्रोथ ये सॉरी एक्सपोर्ट्स जो है वो इस पर्टिकुलर मंथ में किए गए थे। सो रफली 31.9 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। ये जो हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम है वो बड़ा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी अच्छी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन ये जो गैप है, एक्चुअल जो एब्सोल्यूट नंबर में गैप है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है बिकॉज द नंबर्स हैव आर गेटिंग बिगर एंड बिगर, राइट। सो हमारा ट्रेड डेफिसिट उस वजह से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया। एक और चीज़ हमें ये देखनी है कि जो ट्रेड डेफिसिट एज कंपेयर टू द टोटल ट्रेड वॉल्यूम है वो एक्चुअली गिरा है। सो अगर हम टोटल ट्रेड वॉल्यूम का परसेंटेज देखें तो जुलाई 25 में दैट आर ट्रेड डेफिसिट वाज 27.3%, विच हैज कम डाउन टू 26.5%। सो ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे, बिकॉज इफ वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, सो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं एंड दैट इज़ वाई एब्सोल्यूट बेसिस पे तो वो ट्रेड डेफिसिट वाइडनिंग होता हुआ नजर आएगा ही, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रेड सेल्स अगर ये नंबर कम आ रहा है सो दैट इज़ अ गुड सिग्नल फॉर द इकोनॉमी। कल आए हुए कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो कंपनी के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। सो ये कंपनी अगर आप लोग जानते नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये कंपनी एक्सप्लोजिव में मेजरली इनका बिजनेस है, एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं विद डिफेंस एंड माइनिंग एक्सपोजर्स। सो सोलर इंडस्ट्रीज ने Q1 में अपने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है दैट वाज अराउंड 3,668 करोड़। सो इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ हम देखें तो 70% का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला है। एबिडा फॉर सोलर इंडस्ट्रीज वाज 1,015 करोड़ विच इज़ अप 90% ईयर ऑन ईयर। एबिडा मार्जिन में भी एक्सपांशन रहे अब लफरी अराउंड 290 बेसिस पॉइंट्स के। इस क्वार्टर में जो मार्जिन का नंबर था दैट वाज अराउंड 27.7%। ओवरऑल ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो करेंटली द कंपनी इज हैविंग एन ऑर्डर बुक ऑफ 21,350 करोड़। सो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी के पास है। सेगमेंट वाइज अगर हम ग्रोथ की बात करें सो डिफेंस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है 123% की। वहीं इंटरनेशनल एक्सप्लोजिव्स का जो बिजनेस है, यानी कि जो एक्सपोर्ट जो कंपनी कर रही है, वहाँ पे 65% का ग्रोथ एंड डोमेस्टिक एक्सप्लोजिव में 52% का ग्रोथ रहा है। सो सोलर इंडस्ट्रीज के इस रिजल्ट्स के की इनसाइट्स अगर हम देखें तो मार्जिन एक्सपांशन जो रहा है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि जो मिक्स चेंज हुआ है, यानी कि डिफेंस और एक्सपोर्ट में ज़्यादा ग्रोथ आई है विच आर इनहेरेंटली हायर मार्जिन बिजनेस। तो उसके वजह से कंपनी में जो मार्जिन्स है, इफेक्टिव मार्जिन्स, वो सोलर इंडस्ट्रीज के मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए हैं।
इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि FY 27 का जो उनका गाइडेंस है टू अचीव 14,000 crores ऑफ रेवेन्यू, वो दे हैव रीअफर्म्ड। एंड जो करंट ग्रोथ नंबर्स आए हैं, सो ओवरऑल उन्होंने 42% का FY 26 का से ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था। Q1 विच इज़ अ स्लाइटली स्लोअर ईयर, सीजनली थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू कम होता है, वह वो क्वार्टर में ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी आई है। सो दिस हैज सेट अ गुड मोमेंटम for this company to meet its guidance. So management is also very confident to meet their yearly guidance. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने देखी है इस रिजल्ट्स में, दैट इज रिगार्डिंग अमोनियम नाइट्रेट के प्राइसेस। सो अमोनियम नाइट्रेट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर दिस कंपनी एंड उसके प्राइसेस आर ऑन अ हायर साइड करेंटली। सो एलिवेटेड लेवल्स पे है ये प्राइसेस, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर नहीं आया। जनरली हम देखते हैं कि इनपुट्स अगर हाई हो जाते हैं, इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ती है तो मार्जिन्स पे प्रेशर आता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सोलर इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने कहा है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इसेंशियली एवरी मंथ मार्जिन जो है इनपुट इनपुट के इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। सो इसीलिए इस कंपनी को इतना ज़्यादा इनपुट प्राइसेस पे इम्पैक्ट नहीं आया है इन देयर मार्जिन्स, and the company has been able to pass through the increased cost. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के बारे में। इस कंपनी ने, ये कोवर्किंग स्पेस में काम करती है कंपनी, एक बहुत ही यूनिक मॉडल है इस कंपनी का। दे आर इन एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, जहाँ पर कंपनी लीजिंग तो करवाती ही है, मतलब ये सब लीज, खुद प्रॉपर्टीज लीज पे लेकर के आगे सब लीज करती है। इवन इन फिट आउट्स वगैरह के जो कॉस्ट होते हैं वो भी इनके जो लैंडलॉर्ड्स है वही बेयर करते हैं। दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी हाई ROCE बिजनेस। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ऑफिस ने इस क्वार्टर में 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है इन इट्स टॉप लाइन। 425 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अचीव किया है। एबिडा की बात करें तो 162 करोड़ का एबिडा था, दैट इज अ 28% ग्रोथ। लेकिन ब्लैंकेट बेसिस पे इस कंपनी के एबिडा नहीं देखने चाहिए। सो इंड एस 116 का जो इम्पैक्ट आता है, वो जो एबिडा है उसमें लीज रेंटल्स का जो इम्पैक्ट है वो अकाउंट फॉर नहीं होता है। सो दैट इज वाई इट इज बेटर दैट वी लुक एट कैश एबिडा, राइट, कि कंपनी कैश बेसिस पे कितना एबिडा जनरेट कर रही है, इसके भी डिस्क्लोजर्स कंपनी यहाँ पे देती है। सो कैश एबिडा वाज अराउंड 44 करोड़ विच इज अ जंप ऑफ 34%। तो मार्जिन के बेसिस पे अगर हम देखें तो कैश एबिडा वाज अराउंड 10.1%। ओवरऑल पैट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ कंपनी की काफ़ी अच्छे से बढ़ती हुई नजर आई है। एंड अगर हम इसकी सीक्वेंशियली ग्रोथ देखें तो भी पैट में 4% से ग्रोथ आई है, वेर एज ईयर ऑन ईयर इट इज़ अ 140% जंप। अगर हम Q1 FY 27 के पैट नंबर देखें तो दैट वाज 24 करोड़। सो इंपॉर्टेंट इंसाइट अबाउट दिस कंपनी इज दैट कंपनी इज वर्किंग ऑन इट्स ट्रैजेक्टरी। सो फुल ईयर का जो गाइडेंस है कंपनी के मैनेजमेंट का, दैट इज अराउंड 25 to 27% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड इस क्वार्टर में भी इसके हायर एंड पे ये नंबर रहा है। इसके साथ साथ कंपनी ने FY 27 के गाइडेंस में एक और चीज़ बताई थी कि दे आर प्लानिंग टू ऐड 22,000 to 25,000 सीट्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो करेंटली कंपनी ने कहा है कि H1 FY 27 में, यानी कि आने सितंबर तक के जो पीरियड रहेगा उसमें कंपनी इन ऑल टोटल 12,000 सीट्स और ऐड करने का के लिए ऑन ट्रैक है। एंड दिस इज ऑल्सो शोइंग कि अगर 12,000 अभी हो जाते तो अचीविंग दिस 22 to 25,000 गाइडेंस इज ऑल्सो सीम्स मैनेजेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में। रेवेन्यू 9.3% से बढ़ा है, एबिडा पे लेकिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 6.4% का डिक्लाइन है एबिडा के टर्म्स में। एबिडा मार्जिन अगर हम देखें तो 7.4% के कंसोल मार्जिन इस कंपनी के हैं। तो टाटा मोटर्स को जब भी हम एनालाइज करेंगे तो हमें इसको दो अलग अलग पार्ट्स में देखना है। वन इज द डोमेस्टिक बिजनेस एंड सेकेंड इज JLR, राइट। सो JLR के अगर हम नंबर्स देखें तो 9.6% का रेवेन्यू डिक्लाइन रहा है, 5.97 बिलियन पाउंड्स का
यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। होलसेल्स अगर हम देखें, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स में भी 9.2% का वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिला है। 79,300 यूनिट्स कंपनी ने इस क्वार्टर में बेची है, वैस Q1 FY26 में ये नंबर वाज 87,300 यूनिट्स। एबिट मार्जिन की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी डिक्लाइन आया है, 4% से गिर करके 2.8% का मार्जिन इस सेगमेंट का रहा है। इंडिया पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे तो इंडिया पैसेंजर व्हीकल्स में दैट आल्सो इंक्लूड्स द ईवी नंबर। सो वहाँ पे रेवेन्यू जो है रहा है दैट वाज अराउंड 17,930 क्रॉस, 65% का जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है। 46% का वॉल्यूम ग्रोथ है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन के बेनिफिट्स जो थे वो उसके वजह से भी यहाँ पे नंबर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। Q1 FY26 में वो बेनिफिट नहीं था, उस वजह से कंपनी के नंबर्स यानी कि अगर हम ब्रॉड बेस्ड किसी भी ऑटो इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो Q1 FY26 में वो बेनिफिट नहीं था जो सितंबर के जीएसटी चेंजेस में आया था, एंड दैट इज़ वाई ये जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। डोमेस्टिक एबिडा की बात करें तो हम इंडियन बिजनेस में 4.3% का Q1 FY27 में एबिडा मार्जिन रहा था एज कम्पेयर टू 4% इन Q1 FY26। सो यहाँ पे पॉजिटिविटी आई है। पीबीटी लेवल पे इस सेगमेंट में ब्रेक इवन हुआ है। सो लास्ट बेस क्वार्टर में 100 करोड़ का लॉस था, नाउ द कंपनी हैज़ ब्रेक इवन। ईवी वॉल्यूम्स की बात करें तो 34,000 यूनिट्स ईवी के सेल हुए हैं विच इज़ 112% ग्रोथ। यहाँ पे ईवी का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 39% का रहा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का, विच इज़ ऑन अ फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखें तो। ओवरऑल वाहन शेयर की बात करें तो वाहन मार्केट शेयर इज अराउंड 14.3% एंड द कंपनी इज द नंबर 2 प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री। जेएलआर के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल समझे कि वाई द कंपनी जेएलआर के जो डिक्लाइन आए हैं उसका क्या रीज़न है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चरल इशू बट देर वॉज समथिंग स्पेसिफिक दैट हैपेंड। सो एक मेजर चेसिस कंपोनेंट सप्लायर के प्लांट पे एक्चुअली एक फायर इंसिडेंस हुआ था एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्वार्टर, एंड उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ें भी देखें ग्लोबली, सो मिडल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इसके साथ साथ जो प्लांट वाइंड डाउन ऑफ आउटगोइंग जैगुआर मॉडल्स हुआ है, सो उस एड ऑफ द टाइप 1 लॉन्च। सो उन सारे रीजंस की वजह से जेएलआर की जो नंबर्स है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम मिक्स देखें तो मिक्स एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है। सो रेंज रोवर स्पोर्ट्स, डिफेंडर, इन सभी गाड़ियों का जो मिक्स है वो ऑन अ हायर साइड रहा है फ्रॉम 77% टू 80.8%। सो दिस इज़ अ गुड नंबर फॉर दिस कंपनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में। सो ये एक ईएमएस कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि एसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जनरली पहले ये कंपनी पूरे एसीज बनाया करती थी अपने कस्टमर्स के लिए, B2B कंपनी है। सो इनके कस्टमर्स भी वोल्टास वगैरह जैसे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, OEMs है, वो हुआ करते हैं। ये कंपनी ने अभी फुल एसीज बनाने से अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको थोड़ा सा स्विच कर दिया है टुवर्ड्स इनपुट मैन्युफैक्चरिंग। सो that is how they have structured their consumer durables portfolio, and they have also started expanding in newer horizons including the electronics and railway divisions। कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू नंबर था वो डिसअपॉइंटिंग रहा है। 12.7% का ही ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया है, दैट इज 3,888 क्रॉस ऑफ रेवेन्यू इन Q1 FY27। एम्बर के मार्जिन्स अगर हम देखें सो वो अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए। 8.03% के मार्जिन्स कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किए हैं। 312 करोड़ का ओवरऑल एबिटा कहाँ पे कंपनी ने कहा है। सो एबिटा मार्जिन पे एक चीज़ यहाँ पे देखी है हमने कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा लो मार्जिन बिजनेस है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे मार्जिन बेटर है। दैट इज़ वाई द कंपनीज डिपेंडेंस अगर जो हम देखें तो वो मार्जिन एक्सपांशन की जो स्टोरी है ये एक इनहेरेंट स्टोरी है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए।
सेगमेंट मिक्स की बात करेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6.6% का ही ग्रोथ रहा है। दिस इज द मेजर डिसअपॉइंटिंग फैक्टर। सो अगर हम बाकी कंपनीज की बात करें तो इससे बेटर नंबर रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग अ लोअर ग्रोथ, लोअर बेस इन Q1 FY26। एक खराब बेस था इन द एसी इंडस्ट्री, उसके बावजूद भी सिर्फ 6.6% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स में 29% का ग्रोथ रहा है, whereas रेलवे डिवीजन हैज आल्सो ग्रोन बाय 18%। अगर हम मिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो फेवरेबल मिक्स है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगेन दिस इज़ द स्ट्रैटेजी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिपेंडेंस कम करना है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ाना है। सो 71.3% का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिपेंडेंस है, दैट सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स दैट नंबर which was around 75% in Q1 FY26। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मैनेजमेंट ने गाइड किया था इन द Q4 कॉन कॉल की फुल ईयर बेसिस पे आरएसी जो यानी कि रूम एसी का जो इंडस्ट्री है दैट शुड डू अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 20%। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो इन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं अक्रॉस जैन एंड अप्रैल 26। सो वहाँ पे जो प्राइसेस है वो इफेक्टिवली 14% से बढ़ी है। लेकिन अगर हम इस सेगमेंट की ग्रोथ देखें तो 6.5% की ग्रोथ है। 14% का अगर प्राइस हाइक ही रहा है तो वॉल्यूम में एक्चुअली डिक्लाइन देखने को मिला है। दैट इज व्हाट आवर इंटरप्रिटेशन इज विद द इनिशियल नंबर्स दैट द कंपनी हैज रिपोर्टेड। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में भी जो ग्रोथ आई है वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी ग्रोथ जो है वो इनऑर्गेनिक है बिकॉज कंपनी ने काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए हैं इन द पास्ट 1 ईयर एंड दैट हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस ग्रोथ जो हमें दिख रही है। सो मैनेजमेंट ने एक और चीज़ ये भी बताई थी कि फॉर FY27 इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस शुड डू 40% ग्रोथ। सो यहाँ पे Q1 का जो नंबर है दैट इज वे शॉर्ट ऑफ दिस गाइडेंस, दैट इज जस्ट 29%। रेलवे डिवीजन में भी अंडर परफॉर्मेंस रहा है एज कंपेयर टू द गाइडेंस। सो फुल ईयर में 30 to 35% का ग्रोथ की बात कंपनी कर रही थी, वेरएज इस सेगमेंट में भी सिर्फ 18% का ही ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सो दैट कंक्लूड्स आर न्यूज सेक्शन। लेकिन अभी हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बढ़ेंगे, दैट इज द लेसन्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज चैप्टर विच इज टाइटल एज रीजनेबल ओवर रैशनल, राइट। सो जब भी आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हो तो एक सिंपल मैसेज यहाँ पे ऑथर ने दिया है, मॉर्गन हाउसल जी ने, दैट इज कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान हो आप जो बना रहे हो या जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हो दोस्त वो रैशनल से ज़्यादा रीजनेबल होना ज़रूरी है। एक्सेल में या किसी भी पेपर पे कोई नंबर बहुत इजीली अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या वो प्लान जो हम है क्या वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इज इट कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड योर बिहेवियर, राइट। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो इवन व्हेन वी आर डूइंग वन ऑन वन फाइनेंशियल एडवाइजरी तो हमें ये चीज़ हम बहुत ध्यान रखते हैं कि एक्सेल में ये नंबर्स डालकर किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास पे फेवर करना बहुत इजी है, बट हाउ टू हैव अ ब्लेंडेड पोर्टफोलियो, कहाँ हमें डेट की नीड है तो हमें हायर यील्डिंग इक्विटी को नहीं यूज़ करना चाहिए, कहाँ हमें एक सेक्टरल एक्सपोजर्स ज़्यादा लेने चाहिए या मल्टीपल एसेट क्लास के एक्सपोजर्स लेने चाहिए, मे बी गोल्ड का एक्सपोजर, ग्लोबल इक्विटी का कितना एक्सपोजर होना चाहिए, एंड प्लस ये जो भी हम फाइनेंशियल प्लान करेंगे क्या वो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट कर रहा है, क्या वो आपके पर्सनल बिलीव्स को मैच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी हमें समझनी, इंकॉर्पोरेट करनी बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानर से अगर अपना प्लान बना रहे हो सो क्या वो प्लान ऐसा है कि वो आप फॉर द नेक्स्ट एंटायर वर्किंग लाइफ आप उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं। सो इफ़ अगर यहाँ पे कोई भी डाउट्स आते हैं तो दैट मीन्स देयर नीड्स टू बी सम चेंजेस इन योर प्लान्स। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक रिटायर्ड पीपल कपल की हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी वेरी रिसेंटली। सो इन दैट केस वहाँ पे उनका प्रेफरेंस था कि
हम ईपीएफ का जो पोर्शन है, सो दे टुक अर्ली रिटायरमेंट, सो ईपीएफ पे जस्ट रिटायर हुए थे, ईपीएफ पे 2 to 3 years का और उनके पास टाइम होराइजन था। सो दे हैड अ प्रेफरेंस कि हम ईपीएफ में थोड़ा पैसा कंटिन्यू रखें। एंड मे बी अगर हम गोल्स को देखें तो कुछ गोल्स लॉन्गर ड्यूरेशन के भी थे, राइट। उसमें अगर हम ये बोल देते कि नहीं नहीं, ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन आपने तो इतना ज़्यादा इक्विटी में ही होना चाहिए, सो क्या वो प्लान एग्जीक्यूटेबल होता? सो शायद पॉसिबली इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती कि वो प्लान को स्टिक नहीं करते, दे वुड स्टिल हैव प्रेफर्ड ईपीएफ इन्वेस्टमेंट्स ओवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो वी कस्टमाइज दैट प्लान अकॉर्डिंगली कि इफ दे प्रेफर टू कीप दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन अ लोअर यील्डिंग एसेट, सो दैट इज़ अ पर्सनल कॉल। अगेन यहाँ पे वो रिस्क प्रोफाइल का वो एक मेंटल कंफर्ट की बात भी है, जो हम ये डिज़ाइन जब हम फाइनेंशियल प्लान्स डिज़ाइन करते हैं तो हमने वो चीज़ों को भी इंकॉर्पोरेट किया। एंड जो प्लान है वो प्लान को बहुत ही सिंपल रखना है और उसको ऐसा रखना है कि जो इन्वेस्टर है वो उसे एग्जीक्यूट कर पाए। सो दैट इज़ द ओवरऑल थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस चैप्टर कॉल्ड रीजनेबल वर्सेस रैशनल। सो एवरीथिंग इन एक्सेल ऑलवेज लुक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे आपको आर्ग्यू करने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा। मे बी इफ़ समवन इज़ थिंकिंग कि मे बी हमारे पास इक्विटी एलोकेशन पूरा 100% होना चाहिए बिकॉज इक्विटी इज़ द हाइएस्ट यील्डिंग एसेट क्लास इन द लॉन्गर ड्यूरेशन, लेकिन इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू विथस्टैंड द वोलेटिलिटी, सो दैट पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं 20-30% का करेक्शंस आता है यहाँ पे किसी स्टॉक्स में, एंड इफ दैट इज हैम्परिंग देयर नाइट स्लीप, राइट, वो अगर उसके साथ वो खुद के बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पा रहे तो दे नीड टू बी मोर कंजर्वेटिव इन देयर अप्रोच। वहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल, उसे एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल की तरह वो पोर्टफोलियो को डेवलप किया जाता था, तो शायद वो एक बेटर आउटकम रह सकता था। सो अगेन दीज आर वेरियस थिंग्स जहाँ पे हम कई कई छोटी छोटी चीज़ों पे इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड द अल्टीमेट थॉट इज कि फाइनेंशियल प्लान हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी नीड टू हैव द कंफर्ट कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हमने जो डायरेक्शन लिया है इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो हमारे गोल्स को मीट करेगा। लेकिन इफ दैट एंड दैट शुड गिव यू पीस, लेकिन अगर आपका प्लान एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा तो आपको उस पर कंफर्ट कभी भी अपने फाइनेंसेस पे नहीं लगेगा, एंड यू विल ऑलवेज कीप ऑन वरिंग कि डिस्पाइट ऑल द फाइनेंशियल प्लानिंग यू विल नॉट बी इन अ पीसफुल पोजिशन। So yes, that is the lesson. So best financial plan isn't the one that is mathematically optical on paper. It is the one that lets you sleep at nights and it helps you to stay invested for decades. So here we conclude today's video. आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, so they also keep on benefiting from regular updates regarding stock markets and financial planning. अगर आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है so you can use the coupon code freedom to get 60% discount. So please visit investnow.in and explore our model portfolios. And अगर आपको वन ऑन वन फाइनेंशियल एडवाइजरी में भी हेल्प चाहिए so you can connect with us and we will be there to assist you. So have a great day ahead and thank you.